यादव जी की लव स्टोरी तो कभी घूसखोर पंडित। फिल्म इंडस्ट्री को सरनेम के साथ इतना ऑब्सेशन क्यों है भाई? पिछले दिनों इन दोनों ही फिल्मों को खूब घेरा गया। विवाद की वजह साफ है, फिल्म के टाइटल में जाति का नाम होना। हालांकि दोनों ही फिल्में अभी रिलीज नहीं हुई हैं, लेकिन अपने नाम की वजह से खूब चर्चा बटोर रही हैं। इसके नाम पर हुए विवादों के बाद कुछ सवाल लोगों के जहन में जरूर आते हैं। क्या सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर किसी एक खास जाति को टारगेट करना सही है? तो वही क्या एक पूरी फिल्म किसी एक खास जाति को बदनाम कर सकती है? पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर भी इन सवालों के इर्द गिर्द बहस हो रही है। चलिए फिर आज की वीडियो में समझते हैं कि सिनेमैटिक लिबर्टी के सहारे किसी एक जाति का नाम इस्तेमाल करना सही है भी या नहीं। हाय, मैं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। नेटफ्लिक्स पर मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर आते ही विवाद शुरू हो गया। कुछ ब्राह्मण लोगों का कहना था कि पंडित शब्द को घूसखोर के साथ जोड़ना गलत है और इससे उनकी जाति की छवि खराब होगी, इसलिए फिल्म का नाम बदलने की ज़रूरत है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तो दूसरी तरफ यूपी में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के नाम और इसकी कथित स्टोरी, जिसमें यादव समाज की एक बेटी और मुस्लिम युवक के बीच प्रेम कहानी दिखाई गई है। यादव समाज का कहना है कि इससे उनकी छवि खराब हो रही है और भावनाओं का अपमान हुआ है। देखा जाए तो लोगों का यही कहना है कि इन फिल्मों में किसी एक जाति के नाम का यूज कर उस जाति के खिलाफ नैरेटिव बुना जा रहा है, जो गलत है। पर क्या ये पहली बार हो रहा है? जवाब है नहीं। फर्क यही है, अभी सोशल मीडिया की वजह से फिल्म मेकर अगर थोड़ी बहुत चालाकी भी करते हैं तो लोग उस चालाकी को तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन पहले भी फिल्मों के टाइटल में जाति या उपनाम आते रहे हैं, जैसे कि पोंगा पंडित और पठान। फर्क बस इतना है कि तब सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं था, कोई विवाद होता भी था तो वो अखबारों के पन्नों तक सीमित रह जाता था। आज तो कोई भी टीजर पोस्टर रिलीज होते ही मिनटों में वायरल हो जाता है, हर डायलॉग मिनटों में वायरल हो जाते हैं और यही चीज़ कई बार फिल्मों के लिए पब्लिसिटी भी बनती है और परेशानी भी। इवन 1300 करोड़ कमाने वाली धुरंधर भी इस चीज़ से बच नहीं पाई। फिल्म की तारीफ तो काफ़ी लोगों ने की, लेकिन इसकी स्टोरी और पॉलिटिक्स को लेकर भी काफ़ी लोग सहमत नहीं थे। इवन बॉलीवुड के दिग्गज सितारे ऋतिक रोशन और अनुराग कश्यप ने तक इसकी पॉलिटिक्स से नाराज़गी जताई थी। और आपको ध्रुव राठी की वीडियो तो याद ही होगी। पहले इस लेवल की ट्रोलिंग नहीं होती थी। फिल्म कब आई और कब गई लोगों को पता ही नहीं चलता था। अगर ऐसा कुछ पता भी चल जाए तो लोगों के पास सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो अपनी बात दूसरे लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दे। लेकिन अब तो मिनटों में चीज़ें वायरल और फिर उस पर विवाद शुरू। अब इस बात पर आते हैं कि किसी भी फिल्म मेकर के लिए सिनेमैटिक लिबर्टी की सीमा क्या है। दरअसल सिनेमा को हमेशा से अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, साथ ही फिल्में समाज का आईना भी होती हैं और समाज पर टिप्पणी भी करती हैं। फर्ज कीजिए घूसखोर पंडित की जगह घूसखोर राजेश क्यों नहीं हो सकता? क्या सरनेम लगाना ज़रूरी है? अब आप सोच रहे होंगे कि सरनेम की जगह नाम लिखना सही आइडिया है, लेकिन फिर इससे भी कल को लोगों को दिक्कत होगी। ऐसा करने से ये डिबेट जाति से हटकर धर्म पर पहुंच जाएगा, यानी ये एक एंडलेस डिबेट है। मगर हम कानूनी तौर पर देखें तो भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि किसी समुदाय या वर्ग की भावनाओं को आहत करना या नफरत फैलाना अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इसलिए सेंसर बोर्ड, अदालतें और कभी कभी सरकारें भी फिल्मों के विवाद में दखल देती हैं। लेकिन यहाँ एक और एंगल है, इंटेंशन और परसेप्शन का। फिल्म मेकर कह सकते हैं कि उनका इरादा किसी जाति को टारगेट करना नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की कहानी दिखाना है। मगर जब टाइटल ही जाति सूचक हो और उसके साथ घूसखोर जैसे शब्द जुड़े हों, तो फिल्म का मैसेज सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता है, वो पूरे समुदाय के साथ जोड़कर देखा जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि सिनेमा में हमेशा से सरनेम और सामाजिक पहचान का इस्तेमाल होता आया है। कई बार यही पहचान फिल्म की कहानी का कॉन्टेक्स्ट देती है। जैसे सराट में अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले किरदारों की पहचान ही कहानी का मूल संघर्ष है। आर्टिकल 15 में गाँव की सामाजिक संरचना और जातिगत समीकरण कहानी को आगे बढ़ाता है। इसी तरह आरक्षण, शिक्षा व्यवस्था और आरक्षण की बहस के माध्यम से सामाजिक पहचान को सामने लाती है, जबकि अंकुर में जमींदारी व्यवस्था और वर्ग संबंध कहानी का केंद्र तत्व है। इन उदाहरणों से साफ है कि कई बार सरनेम या सामाजिक पहचान का इस्तेमाल किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज की वास्तविक संरचना और सत्ता संतुलन को दिखाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिल्म की कहानी बैलेंस्ड है?
क्या उसमें जाति के सकारात्मक और विविध पहलू भी दिखते हैं या सिर्फ एक स्टीरियोटाइप या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? दरअसल इन सब विवादों में देश में सरकार किसकी है ये भी एक बड़ी वजह है। अगर नोटिस करें तो केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, उरी, ये सब फिल्में एनडीए की सरकार के समय आई हैं जो काफ़ी हद तक उनकी विचारधारा से मेल खाती हैं। 1977 में किस्सा कुर्सी का नाम से एक आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग पर एक फिल्म आई थी जिसको इंदिरा सरकार ने बैन कर दिया था क्योंकि वो फिल्म तत्कालीन सरकार की कड़ी आलोचना कर रही थी। देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में लोग कुछ हद तक जागरूक हो गए हैं। पहले जो बातें अनदेखी रह जाती थीं उन पर खुलकर चर्चा होती है। दरअसल सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक पावरफुल माध्यम है जो लोगों की सोच और पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसे में सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर कुछ भी परोसना बिल्कुल गलत है। इसका समाधान शायद संतुलन में है। फिल्म मेकर को क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए लेकिन साथ ही उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी होगी और दर्शकों को भी ये समझना होगा कि एक किरदार पूरी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वो केवल स्टोरी का हिस्सा है। लेकिन आखिर में सवाल यही है कि क्या हम सिनेमा को एक कहानी की तरह देख पा रहे हैं या उसे पूरी सामाजिक सच्चाई मान लेते हैं? क्या टाइटल बदल देने से समस्या खत्म हो जाएगी या फिर असली बहस हमारे नज़रिए की है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या फिल्मों के टाइटल में जाति सूचक शब्दों पर सख्ती होनी चाहिए या फिर उसे क्रिएटिव फ्रीडम का हिस्सा मानना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।